हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 13 सितंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है पोलरिस डॉन मिशन, जो वो स्पेसएक्स द्वारा छोड़ा गया है। ये बाह्य अंतरिक्ष संधि का उल्लंघन करती है, ऐसा कुछ लोगों द्वारा कहा गया है। देखिए, पोलरिस डॉन मिशन को लेकर हमने मंगलवार को पढ़ाया है, तो उसमें वो पहलू तो है ही है शामिल, थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ये देखेंगे कि पोलरिस डॉन मिशन या इस तरह के और निजी मिशन कैसे बाह्य अंतरिक्ष संधि का जो है, खासतौर से अमेरिका के मिशन बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 का या आउटर स्पेस और OST बोला जाता है, उसका उल्लंघन करते हैं। ठीक है। दूसरा है वो है कि नैनो DAP 2021 में सरकार नैनो यूरिया लाया था और 2023 में सरकार ने नैनो DAP लाया था। ये नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित लिक्विड यूरिया और लिक्विड DAP का है, जो ये नैनो DAP। इसको लेकर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ने जो है एक रिसर्च किया था और इसको लेकर कहा था कि इससे पैदावार घटती है। अब चूँकि रबी का सीज़न आ रहा है, अक्टूबर से मार्च तक रहता है, तो पंजाब में DAP की मांग बढ़ी हुई है और उसके एक विकल्प के रूप में नैनो DAP को लोग अपनाने की बात सरकार अपनाना चाहती है। लेकिन चूंकि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ने इसको लेकर कुछ आशंका व्यक्त की है, उसको समझेंगे कि क्या आशंकाएं हैं, और इफ़को जिसके द्वारा नैनो यूरिया और नैनो DAP दोनों लाया जा रहा है, वो इसको लेकर क्या जवाब है। तो वही है, उससे जुड़ी हुई चुनौतियों को समझेंगे। तीसरा है सांची के महान स्तूप की कहानी। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, भोपाल से 50 किलोमीटर दूर, और वहाँ पे एक महान स्तूप है, बौद्ध स्तूप है। माना जाता है कि इसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं। अशोक ने बनवाया था, अशोक के समय बना था। उसकी रानी देवी जो है, जो खुद बिदसा की रहने वाली थी, उनके देखरेख में वो बना है। उसके ईस्टर्न द्वार की, उसका जो तोरण लगा है, उसका ईस्टर्न द्वार की प्रतिकृति यूरोप की कई जगहों पे लगी है, पूर्वी द्वार की। जर्मनी में भी है, बर्लिन में। वहाँ पे विदेश मंत्री जब गए हैं अभी, तो कुछ समय तक वहाँ पे खड़े हुए थे, तो इसलिए चर्चा में हो गया है, तो हम इसको भी समझते हैं। चलिए पहले पोलरिस डॉन मिशन के बारे में देखिए। पोलरिस डॉन मिशन, स्पेसएक्स के पोलरिस मिशन का एक कार्यक्रम है, जो एक प्रक्षेपण कार्यक्रम है कि भविष्य में मंगल पर अगर बस्तियां बसानी है, लोगों को ले जाना है, तो उसके लिए कई सारे प्रेक्षण प्रयोग किया जा रहा था। इस मिशन के तहत जो है 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं स्पेसएक्स के अपने जो है कैप्सूल की तरह, ड्रैगन कैप्सूल के तहत, जिन्होंने 1400 किलोमीटर की ऊंचाई तक, अधिकतम ऊंचाई तक कक्षा में भी यात्रा की है, जो अब तक किसी ने नहीं की थी। और साथ ही साथ गुरुवार को यानी कल कुछ स्पेस वॉक भी हुई है, जो निजी क्षेत्र यानी निजी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहली बार की गई स्पेस वॉक है। तो ये तो मिशन था, ये तो ठीक है। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं कि जब ये मिशन है, जो पोलरिस डॉन मिशन, ये 2 अरबपति हैं, एक एलन मस्क है, एक और है, इन दोनों की उपज है। और ये मिशन जो चल रहा है निजी क्षेत्र का, यह अमेरिका के किसी भी रेगुलेशन के तहत, उसमें जो बाह्य अंतरिक्ष में जो कुछ हो रहा है, वो अमेरिका के किसी भी कानून या उसके रेगुलेशन के तहत नहीं आता है, जो कहीं ना कहीं बाह्य अंतरिक्ष का उल्लंघन है। क्योंकि बाह्य अंतरिक्ष कहता है कि बाह्य अंतरिक्ष में चाहे निजी क्षेत्र द्वारा कुछ किया जाए या सरकार द्वारा किया जाए, जिस देश द्वारा किया जाएगा उस देश की उत्तरदायित्व या उसका नियंत्रण उस पर होना चाहिए। तो ये एक मुद्दा है, इसको हम जरा सा गंभीरता से समझते हैं कि पोलरिस डॉन मिशन या इस तरह के और भी मिशन जो भविष्य में अंतरिक्ष में होंगे, उनको उत्तरदायी ठहराने के लिए जो व्यवस्था है, क्या वो सही है या और भी कुछ चीज़ होने की ज़रूरत है। चलिए समझते हैं चर्चा में क्यों है। तो देखिए, पोलरिस डॉन मिशन के चालक दल ने जो है 12 सितंबर को पहली बार निजी स्पेस वॉक किया था। यानी स्पेस वॉक का अर्थ होता है कि जब यान से निकलकर अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री सैर करते हैं, उसमें वैज्ञानिक परीक्षण से लेके कोई चीज़ टेक्निकल बनाना, बिगाड़ना आदि चीज़ें होती है। ऐसे में ये पहला निजी स्पेस वॉक है, इसलिए चर्चा में था। लेकिन इसने निजी स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित हो गया। और यह जो किया गया है, ये जेरेड इसाक मैन हैं, इन्होंने किया है, और एक और स्पेसएक्स की एम्प्लॉई हैं, वो 2 लोगों ने स्पेस वॉक बाहर किया है। तो एलन मस्क और ये आइजैक मैन का स्पेसएक्स, ये दोनों निष्पादित ये मिशन है। और किसी भी तरह से इसके बारे में कहा जा रहा है, यह नासा या अमेरिकी सरकार द्वारा विनियमित या रेगुलेटेड नहीं है।
अब यही जो किसी भी तरह से रेगुलेटेड नहीं है, यानी ये पूरी तरह से जो स्पेस वॉक या अंतरिक्ष कार्यक्रम हो रहा है वह अनरेगुलेटेड फॉर्म में निजी क्षेत्र द्वारा हो रहा है, जिसके कारण कुछ लोगों का कहना है कि यह बाह्य अंतरिक्ष संधि या आउटर स्पेस ट्रीटी, नाम तो बहुत बड़ा है चंद्रमा और सेलेस्टियल बॉडी, लेकिन इसको सिंपल सा बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 बोला जाता है, 1967 में ये हुआ था, का उल्लंघन करता है, जिस पर देशों ने 50 साल पहले यानी 67 में हुआ था ये किया था। देखिए, नीदरलैंड स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सुरक्षा उन्नयन संघ के कार्यकारी निदेशक टॉमस कॉबो कहते हैं, एक ऐसा मिशन है जो बाह्य अंतरिक्ष संधि के अनुच्छेद 6 का उल्लंघन करता है। अभी देखेंगे, बाह्य अंतरिक्ष संधि भी देखेंगे और अनुच्छेद 6 भी देखेंगे। देखिए, बाह्य अंतरिक्ष संधि या इसी तरह के अंटार्कटिका संधि, ये जो भी है या ओपन सीज जो है या डीप सी जिसे कहते हैं, ये वो सारी चीज़ है जो किसी एक व्यक्ति या एक देश का नहीं होता, इसे पूरे मानवता का माना जाता है। और शीत युद्ध के समय जब बहुत तेज़ी से यूएसएसआर और यूएसए के बीच में हर क्षेत्र में प्रतियोगिता था, तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी प्रतियोगिता था, हथियारों के दौर में था, परमाणु हथियारों का दौर था। तो ऐसे में बाह्य अंतरिक्ष को किसी भी तरह के व्यक्तिगत संपत्ति बनाने या उसका दुरुपयोग रोकने के लिए एक अंतरिक्ष संधि की गई थी, बाह्य अंतरिक्ष संधि। नाम तो बहुत बड़ा है, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोग के राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर संधि या इसे आउटर स्पेस ट्रीटी बोलते हैं। यह शीत युद्ध चरम के दौरान अक्टूबर 1967 में इसे लागू किया गया था, जब यूएसएसआर और अमेरिका द्वारा इसे हस्ताक्षरित किया गया है। तब से कई और संधियां बनी हैं, लेकिन यह वो बेसिक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है जिसके तहत बाह्य अंतरिक्ष का रेगुलेशन किया जाता है। इसके अगर प्रावधानों के देखें कि संधि द्वारा निर्धारित क्या मूल सिद्धांत हैं, तो बड़े सिंपल हैं। सिंपल सिर्फ यही है कि बाह्य अंतरिक्ष को किसी एक देश का नहीं बनाना है, संपूर्ण मानवता का बनाना है, और साथ ही में बाह्य अंतरिक्ष में किसी भी तरह की गतिविधियां ऐसी न हो जिसको लेकर जो है अनियंत्रित हो सके या मानव सभ्यता के खिलाफ हो सके। उसी में कई क्रमवार है। देखिए, पहला है बाह्य अंतरिक्ष का अन्वेषण और उपयोग सभी देशों के लाभ और हितों के लिए किया जाएगा, और यह सभी मानव जाति का अधिकार क्षेत्र बा। बाह्य अंतरिक्ष सभी मानव जाति का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। बाह्य अंतरिक्ष संप्रभुता के दावे, उपयोग या कब्जे के माध्यम से किसी अन्य तरीके से राष्ट्रीय विनियोग के अधीन नहीं है। आउटर स्पेस यानी जो हमारी स्पेस जो है स्पेस उसको क्या कहते हैं, जो स्पेस की बाउंड्री है हमारी, जो एयर बाउंड्री, उसके ऊपर का सारा क्षेत्र आउटर स्पेस माना जाता है, और वो किसी एक देश का नहीं है, वो पूरी मानवता का है। यही बात है। साथ ही में कोई भी राज्य परमाणु हथियार या अन्य सामूहिक विनाश के हथियारों को पृथ्वी की कक्षा में या आकाशीय पिंडों पर नहीं रखेंगे या उन्हें किसी अन्य तरीके से बाहरी अंतरिक्ष में तैनात नहीं करेंगे। यानी बाह्य अंतरिक्ष में किसी भी तरह के परमाणु या अन्य हथियारों का रोक लगा दिया गया है। चौथा क्या कहता है, चंद्रमा और अनाकाशीय पिंडों का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा, उसको युद्धकालीन उपयोग नहीं है। अंतरिक्ष यात्रियों को मानव जाति के दूत के रूप में माना जाएगा। और छठा है इसका जो क्लाज है जिसको लेकर अभी विवाद हो रहा है, वो है कि राज्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होंगे, चाहे वे सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा की गई हो। यानी जिस राज्य के अंतर्गत कोई भी अंतरिक्ष गतिविधि चल रही है, चाहे वो सरकारी संस्था द्वारा किया जाए, चाहे निजी संस्था द्वारा किया जाए, चाहे नासा द्वारा किया जाए, चाहे स्पेस एक्स द्वारा किया जाए, उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे, ऐसा ये कहा गया है। और राज्य अपने अंतरिक्ष वस्तुओं यानी जो भी वो अंतरिक्ष में उनके द्वारा छोड़ा जा रहा है उनसे होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होंगे। राज्य यानी स्टेट अंतरिक्ष और आकाशीय पिंडों के हानिकारक संदूषण से बचेंगे। ये कुछ प्रावधान है जिसमें जो छठा वाला जो ये है, इसको लेकर बड़ा सा प्रश्न चिन्ह पोलारिस डॉन मिशन से उत्पन्न हो गया है। क्यों हो गया है उसको जरा समझे कि कैसे अंतरिक्ष में निजी खिलाड़ियों का उत्तरदायित्व का मामला खड़ा हो गया है। देखिए, जब संधि पर बातचीत चल रही थी तो रूस चाह रहा था कि निजी क्षेत्र को उसमें, चूंकि वो आपको पता होगा रूस नहीं बल्कि सोवियत संघ, आज उसका प्रतिनिधित्व रूस करता है, सोवियत संघ चाह रहा था कि निजी क्षेत्र को उसमें अंतरिक्ष में खिलाड़ी नहीं माना जाए।
उनकी भूमिका ही न माना जाए, केवल राज्य माना जाए, क्योंकि वो सोवियत व्यवस्था में जो है मार्क्सवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था में राज्य ही सब कुछ होता है। लेकिन जबकि अमेरिका उसका दूसरा धुरी था, वहाँ निजी क्षेत्र को काफ़ी प्राथमिकता दी गई है। तो अमेरिका निजी क्षेत्र को भी प्रतिनिधित्व देना चाहता था। उसको लगता था कि क्योंकि अमेरिका में ज़्यादातर विकास जो है निजी क्षेत्र के जरिए ही होते रहे हैं, तो वो कह रहा था कि निजी क्षेत्र के लिए भी अमेरिका जगह बनाए रखना चाहता था। तो यहाँ पे समझौता हुआ, समझौता होकर ये संधि आई कि ठीक है, निजी क्षेत्र करे चाहे राज्य क्षेत्र करे, यानी देखिए इसको राज्य, इस समझौते के बाद ये 6 आया कि चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाहरी अंतरिक्ष में गैर सरकारी संस्थाओं की गतिविधियों के लिए संधि के उपयुक्त राज्य पक्ष द्वारा प्राधिकरण और निरंतर पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी। यानी जो राज्य जिसके तहत निजी क्षेत्र के लिए भेजा रहा उसके लिए निरंतर पर्यवेक्षण और उसका रेगुलेशन के लिए कानून आदि होने की आवश्यकता होगी। अर्थात गृह देश अपनी धरती से उत्पन्न होने वाली अंतरिक्ष गतिविधि के लिए जिम्मेदार होगा और किसी भी दुर्घटना के लिए भी उत्तरदायी होगा। ये इस संधि का लबो-लुआब है। अब कैसे ये मामला यहाँ पे बिगड़ गया, तो देखिए पिछले 2 दशकों में अमेरिकी कांग्रेस ने निजी अंतरिक्ष खिलाड़ियों पर संघीय विनियामन प्राधिकरण फेडरल एविएशन अथॉरिटी की निगरानी को केवल पृथ्वी पर यानी धरती पर रॉकेट और अंतरिक्ष यान की सुरक्षा तक सीमित कर दिया गया है। और संघीय कानून के तहत FAA को वाणिज्यिक वाहन अंतरिक्ष यान के सवार लोगों की सुरक्षा के लिए विनियमन जारी करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी जो उसका FAA है, अब इस स्पेसएक्स जैसे अंतरिक्ष से नीचे धरती तक है वहाँ तक तो रेगुलेशन है, उसके बाहर का रेगुलेशन वो नहीं करता है और नासा भी नहीं कर सकती है। तो ऐसे में अब ये जो अंतरिक्ष में ऊपर जो कुछ पोलारिस डॉन मिशन कर रहा है वो आउटर स्पेस ट्रीटी के अनुच्छेद 6 का स्पष्ट उल्लंघन कर रही है, क्योंकि यह किसी भी अमेरिकी सरकारी एजेंसी के प्राधिकरण और निरंतर पर्यवेक्षण के अधीन नहीं है, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस ने ऐसा करके किसी को भी बाह्य अंतरिक्ष में किसी निजी के लिए रेगुलेशन से उसको मुक्त कर दिया गया है। अब इसलिए ये माना जा रहा है कि ये उल्लंघन है और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि USSR की प्रतिनिधि रूस चाहे तो इस मामले को ले जाके इसको जो है गैर कानूनी ठहरा सकता है आउटर स्पेस ट्रीटी को लेके। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे वो असहमत नहीं, क्योंकि इस तरह की कोई परिभाषा नहीं है जो सर्वमान्य हो, न कोई अंतर्राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध है जो इस तरह की चीज़ों पे, यानी कि जो अंतरिक्ष में ऐसा मिशन जो किसी देश द्वारा रेगुलेटेड नहीं है उस पर कोई रोक लगा ले। तो अब ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि बाह्य अंतरिक्ष संधि को अद्यतन करने की आवश्यकता है आज के ज़रूरतों के अनुसार, क्योंकि आज समय के साथ साथ निजी क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व अंतरिक्ष में बढ़ता जा रहा। भारत भी देख लीजिए, हमने भी अपने यहाँ निजी क्षेत्र को धीरे धीरे प्रमोट किया है। स्पेसएक्स का जैसे फाल्कन 9 रॉकेट का ही बारे में बता रहे थे, हमने पढ़ाया भी है कि उसने पिछले साल 196 मिशन किया है कि अकेले स्पेसएक्स ने किया है, और बाकी उसका जो प्रतिद्वंदी है अमेरिका का चीन, वो पूरे साल में सारे मिशनों मिला के 76 किया है। तो ऐसे में इतना बड़ा बड़ा इनके द्वारा मिशन किया जाता है, चंद्रमा पे बस्ती बनाएंगे, मंगल पे बस्ती बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हो रही है और होनी भी चाहिए। बस ज़रूरी है कि इनके रेगुलेशन को लेकर कुछ न कुछ किया जाना चाहिए, इन्हें यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए। तो लोग सुझाव क्या दे रहे हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र अंतरिक्ष सुरक्षा संस्थान होना चाहिए जो अंतरिक्ष कंपनियों के लिए तीसरे पक्ष की समीक्षा प्रदान करे और अंततः जो है स्थापित किया जाए, क्योंकि जैसी स्थिति है स्पेसएक्स, वर्जिन गैलेक्टिक जैसे खिलाड़ी अंतरिक्ष में जो चाहे कर सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि वो सब कुछ सही ही करें। अगर गलत करेंगे तो उसके लिए कौन, अभी यही स्पेस वॉक हो रहा है, अगर वहाँ से कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो अंतरिक्ष के में गड़बड़ हो या मानवता के लिए गड़बड़ हो तो उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? अमेरिका का कोई संघीय संस्था तो उसके लिए नहीं है। हालांकि अमेरिका को ही दोषी ठहराया जाएगा आउटर स्पेस संधि के तहत, लेकिन ये अब स्पष्ट विधान होने चाहिए, ऐसा लोग मांग करने लगे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा मुद्दा देखते हैं। नैनो DAP को लेकर चुनौतियाँ। नैनो DAP 2023 में लॉन्च किया गया था। यूपको का ये प्रोजेक्ट है, 500 ml के बोतल में आता है DAP, डाई अमोनियम फास्फेट, जो कि पौधों का एक प्रमुख जो है फास्फोरस और नाइट्रोजन का प्रमुख पोषण देता है। ये 600 रुपये में 500 ml का बॉटल आता है जो 1 एकड़ गेहूं के लिए पर्याप्त होता है।
लेकिन कई जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ने एक कई जो अध्ययन किया है उसमें ये पाया है कि इफ़को द्वारा जो निर्देश है उसको पालन करने के बावजूद भी डीएपी का नैनो डीएपी के प्रयोग करने से पौधों की ऊंचाई और उनकी क्षमता कम रहती है, जिससे पैदावार प्रभावित होता है। यही बात पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने नैनो यूरिया के लिए भी कहा था और जनवरी में उसने एक अपना लेख अपनी पत्रिका में ही प्रकाशित करके कहा कि जब तक और भी फील्ड ट्रायल न हो जाए इसके इस्तेमाल को लेकर बचना चाहिए। और अब चूँकि रबी का सीज़न आने वाला है और पंजाब में डीएपी की मांग बहुत ज़्यादा होती है, पूरे भारत में होती है, पंजाब में बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादातर डीएपी जो है भारत को आयात करना पड़ता है। इसी के विकल्प के रूप में नैनो डीएपी लाया गया है। तो उससे क्या जुड़ा मामला है, क्या किया जाना चाहिए, इफ़को का पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पर क्या जवाब है, आइए हम इसको समझते हैं। चर्चा में क्यों है तो देखिए, पंजाब को सालाना लगभग 5.5 लाख टन डाई अमोनियम फास्फेट या डीएपी की आवश्यकता होती है, जिनमें से अधिकांश लगभग 4,80,000 टन जो है रबी सीजन या जो अक्टूबर से मार्च तक का सीजन होता है, जिसमें गेहूँ, चना, सब्जियां, वनस्पतियां, इस तरह की चीज़ें खेती होती है, यानी गेहूं, आलू और अन्य बागवानी फसलों की खेती होती है, इसमें आवश्यक होता है। यानी पंजाब में डीएपी की जो भी उत्पादन उसका सबसे ज़्यादा जो है इसी रबी सीजन में चाहिए होता है। और पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले दानेदार डीएपी की आपूर्ति अविश्वसनीय बनी हुई है और इसकी कमी और देरी से किसानों में घबराहट फैली रहती है। इसी घबराहट को दूर करने के लिए कृषि वैज्ञानिक और नीति निर्माता लंबे समय से प्रयास करते रहे और उसको देखते हुए इफ़को एक कंपनी है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, इसके द्वारा नैनो डीएपी का विकास किया गया और 2023 से ये लॉन्च कर दी गई है। लेकिन प्रश्न है कि क्या नैनो डीएपी पारंपरिक जो रवेदार या जो दानेदार जो डीएपी है, बोरी वाली डीएपी, क्या उसका स्थान ले सकती है? ये क्यों कहा गया है, इसके बारे में अगर समझें तो नैनो डीएपी को पहले एक जान लें कि नैनो डीएपी क्या है, क्यों लाया गया है, यानी नैनो डीएपी किस तरह से पारंपरिक डीएपी से अलग है। देखिए, स्वदेशी रूप से निर्मित है, इफ़को द्वारा तैयार है। नैनो डीएपी तरल रूप में आता है, इसे प्रबंधित करना आसान है, दानेदार डीएपी की तुलना में अधिक लागत प्रभावी है। नैनो डीएपी की 500 मिलीलीटर बोतल की कीमत 600 रुपये आती है और यह 1 एकड़ गेहूं के फसल के लिए ज़मीन को कवर करने के लिए पर्याप्त है। जबकि 1 एकड़ में गेहूं को अगर बोना हो तो उसके लिए 50 किलोग्राम के बैग का डीएपी चाहिए, जिसकी कीमत है 1350। यानी कि देखा जाए तो 750 रुपये जो है किसानों का प्रति एकड़ गेहूं के उसमें बचेगा और आलू तो उसमें तो 2.5 बोरी 3 बोरी लगता है, यानी ये और भी बचत हो सकती है। साथ में चूँकि एक आप सोचिए 50 किलो की बोरी लाना और 500 ml का बोतल लाना, और किसी को 10 एकड़ खेत है तो उसको 10 बोरी लानी पड़ेगी और यहाँ पे 10 लीटर लाना, तो उसमें और भी पैसे और संसाधन किसान के बचते हैं ये इसके प्रयोग से। साथ ही में अगर हम देखें, नैनो डीएपी को 2023 में नैनो यूरिया के शुरुआत के बाद लाया गया था और ये नवाचार आयातित उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए किया गया। भारत में सालाना लगभग 10.5 से 11.5 मिलियन टन की हमें डीएपी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि उत्पादन हम 4 से 5 मिलियन करते हैं, यानी कि 6.5 से लेके 7.5 मिलियन टन, यानी 65 से लेके 75 लाख टन हमें जो डीएपी है हमें आयात करना पड़ता है और उसके लिए काफ़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। और ऐसे में किसानों को स्वदेशी रूप से उत्पादित नैनो उर्वरक देने से जो सब्सिडी का बोझ है सरकार का, उसको भी बचने की संभावना है। जैसे अगर देखा जाए सब्सिडी तो वित्त वर्ष में 1,88,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी उर्वरक के रूप में किसानों को दी गई थी, तो इसमें भी बचत होगी। लेकिन अब प्रश्न यहाँ पे ये है कि जब तक नैनो डीएपी का प्रयोग से किसानों का जो उत्पादन है उसका व्यवहारिक अध्ययन न मिल जाए तब तक इसे अपनाना कहाँ तक लाजमी है, यही एक प्रश्न है। और एक प्रश्न खड़ा कैसे हो रहा है कि नैनो डीएपी के बारे में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय या पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का इसको लेकर चिंता है। देखिए, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का कहना है कि उनके प्रयोगों से पता चला है कि नैनो डीएपी के इस्तेमाल से दानेदार डीएपी की तुलना में गेहूं की फसल की उपज में काफ़ी कमी आई है। उन्होंने कहा है कि नैनो उर्वरकों को इफ़को के दिशा निर्देशों के अनुसार इस्तेमाल किया, लेकिन इससे पौधों की ऊंचाई कम हो गई और परिणाम भी
कम मिले हैं। और ये सिर्फ नैनो डीएपी के ही बारे में नहीं कह रहा है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पीएयू का कहना है कि इफ्को के दूसरे नैनो यूरिया यानी नैनो यूरिया के बारे में भी वो यही बात कह रहा है, और कह रहा है 2 साल के फील्ड ट्रायल से चावल और गेहूं की पैदावार में कमी देखी है। और ये बात जनवरी में पीयू की मासिक पत्रिका है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, उसमें ये कहा कि पीयू के वैज्ञानिकों ने सिफारिश की कि आगे के क्षेत्र प्रयोग किए जाने तक पारंपरिक यूरिया को प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। ये जनवरी का जो उनका मासिक पत्रिका उसमें पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है। अब ये पंजाब एग्रीकल्चर भाई नॉर्मली कोई कहता, अब एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, वो लोग अध्ययन करके बात कह रहे हैं, तो इसके जवाब में इफ्को का क्या कहना है। तो देखिए इफ्को के जो पंजाब के विपणन प्रबंधक हैं उनका कहना है कि ICAR भी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी या और अन्य कृषि संस्थान भी नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन जो पीएयू का जिस तरह का निष्कर्ष आया है नेगेटिव, उस तरह का निष्कर्ष अभी नहीं आया है। साथ ही में सरकार द्वारा जो कहा गया है कि नैनो डीएपी का प्रयोग करना है, उसका लक्ष्य ये नहीं है कि 100% डीएपी को नैनो डीएपी में बदल दिया जाए। सरकार भी रियलिस्टिक स्तर से सोच रही है और उसका कहना है कि ज़रूरत के अनुसार 25 से 50% जो दानेदार डीएपी है उसको नैनो डीएपी में बदला जाए, और ये संभव भी हो सकता है। इसमें इनका कहना है कि बाय द वे जैसे 1 बोरी 1 एकड़ में लग रहा है गेहूं के बुआई के समय, तो उसका 50% तो आप गेहूं के बुआई के साथ जो दानेदार है वो प्रयोग करिए, और 50% यानी आधा, मतलब आधा लीटर का आधा लीटर, भाई 1 बोरी जो है उसको 1500 ml यानी जो 250 ml है, उसे जब गेहूं की पत्तियां निकलने लगे तब उस पर छिड़काव करिए, तब उसका बेस्ट रिजल्ट निकलता है। और उन्होंने कहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी को इफ्को के निर्देशों के अनुसार और भी फील्ड ट्रायल करना चाहिए, इसके बाद अपनी कोई बात कहनी चाहिए। और वैसे भी सरकार कह रहा है कि दानादार उर्वरक के 50% भी में भी कमी कर दिया जाए तो भी बहुत बड़ी मात्रा कम हो सकती है, क्योंकि देखिए 10.5 से साढ़े यानी 110 मतलब 105 से लेके 110 लाख टन खपत है, उत्पादन 45 से 50 टन है, यानी 60 से 65 लाख टन हमारा जो है हमें आयात करना पड़ता है। अब अगर हम आधा नैनो डीएपी में बदल दें तो हमारा खपत क्या हो जाएगा, 60 टन के आसपास हो जाएगा। 50 टन हम करते हैं तो हमारा 50 लाख टन तक हम करते ही हैं, तो सिर्फ 10 लाख टन में ही हमारा जो है आयात से काम चल जाएगा। तो सरकार का ये लक्ष्य नहीं है कि पूरी तरह से बदल दिया जाए, उसका यह कि अगर हम 50% भी इसको बदल दें, और उसमें भी तरीका है कि नैनो यूरिया को बुआई के समय दानेदार को प्रयोग करो और आधा बोतल जो है उसको पत्तियों के साथ छिड़काव करके करो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा इफ्को का कहना है, मेरा नहीं भाई, इफ्को का कहना है, और मैंने आपको पढ़ा दिया। और दूसरी बात है कि इससे जो कहीं ना कहीं जो ज़मीन की गुणवत्ता खराब होती है उसमें काफ़ी बचत हो सकती है, इसमें तो कोई शक किसी को नहीं है। हाँ, हम अपने उत्पादन वाले पहलू को भी छोड़ नहीं सकते हैं, तो उस पर और भी फील्ड ट्रायल हो रहे हैं। ICAR का भी फील्ड ट्रायल है, तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के ट्रायल से नहीं जाना है, हमें इस पर अभी और ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला जो कहानी है या अगली जो न्यूज़ है वो है सांची के महान स्तूप, द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है हमारा, राजस्थान के रायसेन जिले में स्थित है, भोपाल से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। ये अभी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको पहचानिए, देखिए पीछे से ये डॉक्टर S जयशंकर हैं, ये बर्लिन का एक संग्रहालय है, वहाँ पे एक प्रतिकृति लगी हुई है सांची के महान स्तूप की पूर्वी द्वार की, ईस्टर्न द्वार जो है उसी की प्रतिकृति लगी है, उसके पास खड़े थे और इस वजह से ये चर्चा में हो गया है। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि सांची का महान स्तूप क्या है, उसके द्वार, खास तौर से उसके पूर्वी द्वार का जो है वो क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि विदेश मंत्री S जयशंकर 11 सितंबर को बर्लिन में थे और वहाँ पे हम्बोल्ट फोरम संग्रहालय है, उसके सामने स्थित सांची के महान स्तूप की पूर्वी द्वार की प्रतिकृति पर जो है ये रुके हुए थे, उसको देख भी रहे थे। तस्वीरों में आप लोगों ने देखा भी है। यह जो है प्रतिकृति जो बनी हुई है, अलंकृत लाल बलुआ पत्थर से बना यह प्रवेश द्वार है। इसका अनावरण दिसंबर 2022 में किया गया था। यह 1.1 प्रतिकृति है, यानी वहाँ पे जिस तरह की वहाँ पे लगी हुई है ईस्टर्न द्वार है स्तूप का, सांची के स्तूप का, उसके ठीक बराबर का जो है ये यहाँ पे बनाया गया है और इसलिए ये लगभग
10 मीटर ऊंचा है, 6 मीटर चौड़ा है और इसका वजन 150 टन है। इसके बारे में अगर देखें सांची के महान स्तूप, तो जो सांची का महान स्तूप है वो एक स्तूप है। स्तूप बौद्ध जो है स्मारक होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं बौद्ध के, बड़े पवित्र होते हैं। इसमें आमतौर पर बुद्ध या अन्य पवित्र संतों के पवित्र अवशेष इसमें होते हैं। मूल स्तूप एक अर्धगोलाकार संरचना होती है, ऐसे डोम की तरह, जिसमें ये बताता है कि बुद्ध काल और उसके पहले की दशा में जो इस तरह से उसका कहते हैं कि दाह संस्कार किए जाते थे, उसके आधार को दर्शाता है। और इसी का उदाहरण, यानी जो इसी अर्धगोलाकार संरचना है, ऐसे ही सांची का महान स्तूप भी इसका उदाहरण है। इसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। यह बौद्ध स्मारकों के परिसर में सबसे बड़ी और सबसे पुरानी संरचना है और इसमें कई अन्य स्तूप, मंदिर और मठ भी शामिल हैं। सांची में सबसे हालिया निर्माण 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इसमें निर्माण चलता रहा है। बाद में इसको तो सिर्फ संरक्षित करने का ही काम किया जाता रहा है। सांची के महान स्तूप भारत में सबसे पुरानी खड़ी पत्थर संरचनाओं में से एक है, ऐसा माना जाता है। इसे बुद्ध के अवशेषों पर बनाया गया है। इसके निर्माण में अशोक की रानी, देखिए अशोक जो है मौर्यकालीन शासक जो है, अशोक भोपाल और उसके आसपास खासतौर से विदिशा के में उसका काफ़ी रहा है, क्योंकि उनकी एक रानी थी देवी, वो विदिशा की थी और विदिशा उस समय कौशल का क्षेत्र था, काफ़ी विकसित भी था, काफ़ी घना भी था। तो ये जो है विदिशा से, यानी उसका जो व्यापारिक शहर विदिशा थी, वहीं की उनकी रानी देवी थी, तो उन्हीं के भी नियंत्रण में ये, उनके देख रेख में ही इसका निर्माण सांची के स्तूप का हुआ था। और उसके जो निर्माण की जो मदद भी की थी वो विदिशा के व्यापारिक समुदाय द्वारा जो है इसका संरक्षण किया गया था। महान स्तूप के जो प्रवेश द्वार है या जो द्वार है उसके बारे में, क्योंकि ईस्टर्न द्वार ही वहाँ पे दिखा है, तो देखिए मूल स्तूप स्वयं एक छत्र द्वारा ताज पहनाया गया एक सादा अर्धगोलाकार ढांचा है जो इसे तुरंत पहचानने योग्य बनाता है। और उसके सामने सजावटी प्रवेश द्वार है या तोरण है, 4 तोरण है, उसको आपस में ऐसे किया गया है, जिसको बाद में बनाया गया है, ये स्पष्ट पता चल जाएगा। और ये 4 मुख्य दिशाओं की ओर उन्मुख 4 तोरणों का निर्माण 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। सातवाहन राजवंश के शासनकाल में ही ये पता है कि ये बना है, और वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व और ये 1ली शताब्दी, यानी लगभग 400 साल का अंतर है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई भी देता है। ये प्रवेश द्वार 2 चौकोर खंभों, जिस तरह से खंभा आपने देखे बने थे, जो सर्पिल रोड सिरों के साथ 3 घुमावदार आर्किटेक्चर या बीम से युक्त एक अधिसंरचना का जो है इसमें समर्थन करते हैं। खंभे और आर्किटेक्चर बुद्ध के जीवन के दृश्यों, जातक कथाओं की कहानियों और अन्य बौद्ध प्रतिमाओं को दर्शाते हैं। और महान स्तूप के चारों ओर के तोरण और कटघरा एक बार चित्रित किए गए हैं, उसमें सारी चीज़ें बताई गई है। अब ये है कि जो पूर्वी द्वार है सांची महान स्तूप का, जो ईस्टर्न द्वार है, वो उसकी प्रतिकृति वहाँ लगी है, तो ज़रा सा उसके बारे में देख लें। तो देखिए यूरोप में जो सांची स्तूप का पूर्वी द्वार है उसमें सबसे फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि जब 1818 में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी टेलर सांची परिसर की खोज कर रहा था, तब वो एक खंडहर हो गया था, देखभाल नहीं हो पा रही थी, खंडहर हो गया था। उसके बाद कई बार लोग इसमें बनाने की कोशिश किए, कई बार इसके जो द्वार है इसको ब्रिटेन ले जाने की, होता नहीं कि कोई भी अच्छी चीज़ है तो चलो हम अपने पास ले जाएं, वहाँ पे ले जाने की कोशिश किए। उसमें भी जब नहीं हो पाया तो उन लोगों ने उसका प्रतिकृति बनाने की शुरू की जो है उससे। देखिए वे ऐसा करने में जब असमर्थ हुए तो उन्होंने प्लास्टर कास्ट से काम चलाना शुरू किया, और लेफ्टिनेंट हेनरी हार्डी कोल ने 1860 के दशक में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के लिए पूर्वी द्वार का प्लास्टर में ढाला था, और यहीं पे वहाँ पे लंदन में गया था। और फिर बाकी जो भी यूरोप में अन्य प्रतिकृतियाँ बनी है वही ईस्टर्न द्वार का ही प्रतिकृति बनी है। तो जो बर्लिन की ये नवीनतम प्रतिकृति है ये भी ईस्टर्न द्वार का ही बना हुआ है। ईस्टर्न द्वार में देखा जाए तो इसका गेट है, जैसे ऐसे है ना, ये गेट है, ऐसे 3 अलग अलग बने हैं। तो जिसमें पहले है इसमें मानस बुद्ध के बारे में है, यानी जो ऐतिहासिक बुद्ध है, अभी महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, उसके पहले भी बुद्ध के अवतार के बारे में है और उनके बारे में इसमें पहले बार दर्शाया गया है। दूसरे में जब राजकुमार सिद्धार्थ, यानी जो ऐतिहासिक बुद्ध हैं, जो वर्तमान बुद्ध हैं, जिनको कहा जाता है महात्मा बुद्ध, उनका कैसे ज्ञान की खोज में कैसे वो करते हैं वो इसमें दर्शाया गया है। इसके बाद जब यहाँ पे चूँकि अशोक ने बनवाया तो अशोक का भी, कि अशोक कैसे जो है यहाँ से जब जाते हैं बोधि वृक्ष के समय, वो भी दिखाया गया है। और फिर इसके नीचे जो है
जो है सजावटी तत्वों से साल भंजिका, हाथी पंख वाले शेर और मोर, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करके इसे बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है ईस्टर्न सांची का महान स्तूप और उससे भी ईस्टर्न द्वार के बारे में जानकारी देख लीजिएगा। कई बार ऐसी भी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, यूपीएससी का आपको पता नहीं है। ठीक है, इसलिए पढ़ाना पड़ता भी है और अच्छी भी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इसका क्वेश्चन हम हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, पीडीएफ भी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप लोग जो है यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आपको पसंद ही आया होगा, तो लाइक भी करिए, शेयर करिए। अगर कोई अन्य कोई बात हो तो वो भी आप कमेंट के ज़रिए कह सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए, रिपीटिशन करते रहिए, दोहराते रहिए, एंजॉय करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।